हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों को। और खास तौर से उन सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से आभार जिन लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा और अच्छे तरीके से लाइक किया, शेयर किया और काफ़ी अच्छा प्यार भी दे रहे हैं वीडियो पर। तो आइए, आपको पता है कि आर और ए के संबंध में हम लोग आर ओ APS, UPPCS, जो तमाम आगामी एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए मार्केट में उपलब्ध जो घटना सार की किताब है, घटना सार की जो करंट अफेयर्स की किताब है, करंट अफेयर्स की किताब को हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या छोड़ना है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रूरी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण हो। हाँ, जब आप मेंस लिख रहे होते, रिटेन लिख रहा होता तो मैं ज़रूर उन सब पॉइंट को शामिल करता जो इसमें मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उतना जितना मैं दे रहा हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक दो पार्ट हम जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट हमने कल जो है अपलोड कर दिया है। इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग देखते रहिए। आज ये तीसरा पार्ट है, उसमें दोनों पार्ट में राष्ट्रीय घटनाओं को जो नेशनल न्यूज़ थे सब कवर कर दिया गया अच्छे से। उसमें वन लाइनर भी थे, सब कवर कर दिया गया है। और यहाँ पर कोशिश करें कि एक ही वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय की जो डिटेल घटना है वो और जो वन लाइनर इसमें दिया रहता है शुरू में वो, ताकि आपको एक ही वीडियो देखने से पूरा प्रॉपर तरीके से आपको अ, उसका बेनिफिट जो है मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो देखना ना पड़े। तो हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे द्वारा क्वालिफाइड स्टेट लेवल की एग्जाम जिसमें और ARO भी शामिल है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी हमने जो है रिटर्न क्वालिफाई किया है। और तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम्स हैं। ठीक है, आपको इसका PDF देखने के लिए आप कहाँ जाना होगा, तो PDF देखने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते रहना है और शेयर भी करके लाइक तो अवश्य ही करते रहना है और बेल आइकन प्रेस करके रहना है, जिससे कि आप सब लोग को प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हमने कवर करने का जो है प्रयास किया है अच्छे तरीके से। आप लोग उसको देखिए, और यहाँ पर स्टार भी दिया गया है, जिसको 5 स्टार दिया गया है उसकी संभावना बेहद ज्यादा है। 3 स्टार है, 2 स्टार है, मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में स्टार को लगाने का प्रयास किया गया है। आइए, सबसे पहली और सबसे बेहतरीन न्यूज ही 5 स्टार से शुरू होती है। इसमें है कि COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, इस पर काफी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। एक मिनट बस रुक जाइएगा। हाँ, काफी दिनों से हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो करीब दोनों वीडियो में अच्छे तरीके से इसका जिक्र भी हुआ था। ये बात हुआ था कि यह कहाँ पर हुआ है, पहली बात तो यही है। तो यह UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के लिए पार्टियों का 28वां, जिसे COP 28 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है, उसका सम्मेलन आयोजित किया गया। वहां के सुल्तान कौन है, नाम याद रखिए क्योंकि हुआ है तो महत्वपूर्ण है। वहां के सुल्तान है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में यह जो है सम्मेलन जो है संपन्न हुआ। अब कह रहा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें स्टार लगाया गया, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन अधिक चला, मतलब कि इसे चलना था 12 दिसंबर तक, लेकिन यह चला 13 दिसंबर तक, एक दिन ज्यादा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखिएगा। 200 देशों के प्रतिनिधियों ने COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था निश्चित रूप से। ये सब बहुत काम की चीजें नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको पढ़ना होगा तो PDF में पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस, कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का समझौते पर समर्थन भी इसमें किया गया है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है इस बार। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से पूछा भी जा सकता है, इसको भी स्टार लगेना। कह रहा है कि प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से संक्रमण को आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान रखते हुए 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है।
फिर उसके बाद देखिए, यह सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब कह रहा है कि टेक्स्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित है। यह बात बहुत पहले से ही चल रहा है। पेरिस जब जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था 2015 में, वहां से ये सब चर्चा चल रही है कि जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना है। यह भी कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बकिया ये सब बहुत काम की चीजें नहीं थी, क्योंकि लंबा इस पे पर्यावरण को लेकर काफी बातचीत हुई है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर तो ये कह रहा है कि अर्मेनिया द्वारा काप 29 की मेजबानी वापस लेने के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करके अजरबैजान को साल 2024 में 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक कोप 29 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जो 29वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा, तो अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो बाकू। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहां पर संपन्न हुई, दुबई में ही कॉप 28 में लॉन्च किया गया है। क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसका मतलब है कि जो वैश्विक नदियों, मतलब विश्व के जो नदी के किनारे जितने भी शहर हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि जो लोग नदियों के किनारे रहने वाले हैं, निश्चित रूप से ज्यादातर गंदगी भी मचाने वाले लोग वही हैं नदियों में, मतलब पॉल्यूशन भी करने वाले लोग वही हैं। अगर वहां पे कल कारखाने लग रहे हैं या आवासीय आबादी बस रही है, तो निश्चित रूप से ज्यादा कचरा उनके द्वारा डायरेक्ट जो है रिवर मिलाया जाता है। इसलिए इन लोगों को लेकर के ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भी हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 21 में 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत के ही सहयोग से यह जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान ने जीआरसीए को अपना समर्थन दिया। जीआरसीए का मतलब होता है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, इन देशों को भी याद रखना। कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत सहित 9, और भारत को छोड़ के पूछे तो 8 देशों ने क्या किया, इस पे समर्थन दिया, और भारत को लेकर 9 देशों ने। यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए मैंने काट दिया है, ये मत सोचना कुछ और काटा है। ठीक है, आइए, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो हमने आपको बताया कि जीआरसीए का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में एक वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इसकी सामूहिक प्रतिबद्धता के चलते एक लचीले वैश्विक जल भविष्य के लिए अस्थायी पहल, ज्ञान साझाकरण और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना। यह गठबंधन मौजूदा रिवर सिटीज अलायंस जो आरसीए है पर ही बनाया गया है, जो भारत के द्वारा चलाया जाता है। वही कह रहा है कि इसका गठन 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से शुरू किया गया था। ये सब जितने भी पॉइंट मैंने पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। कह रहा है कि दुबई में कॉप 21 में भारत संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है। यह बात ध्यान रखिएगा। रेजिलियंस मतलब होता है लचीलापन, मतलब लचीलेपन की दौड़ में। इसको अगर आप इसका हिंदी कन्वर्ट करेंगे तो लचीलेपन की दौड़। लचीलेपन की दौड़ क्या होता है भैया, तो लचीलेपन की दौड़ का मतलब है कि पर्यावरण के प्रति आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण जो है थोड़ा क्या हो, चेंज हो, सकारात्मक हो, न कि अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए आप पर्यावरण को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करते चले जा रहे हो। और ये ज्यादातर ये सिटीज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या शहरी के दौड़ के होड़ में बढ़ती जाती है, कंक्रीट के मकान की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है, बड़े मात्रा में पेड़ों की कटाई और तमाम तरह के जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे जो संरक्षण केंद्र हैं उनको भी जो है नस्तो नाबूद किया जा रहा है। उसी को लेकर के रेस टू रेजिलियंस प्रोग्राम शामिल हुआ है। कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल होकर जलवायु परिवर्तन के उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जान लीजिए कहां पर शामिल हुआ है, तो कॉप 21 के दौरान ही रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है। दुबई में संपन्न कॉप 28 कार्यक्रम के दौरान घोषित यह निर्णय अपने शहरी क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायियों, शहरी क्षेत्रों और नागरिक समाज को क्या करना, एकजुट करना, क्योंकि यह लोग, इन्हीं लोग के पास क्या होता है, पैसा होता है, और यही लोग निवेशक होते हैं। और जब निवेशक करते हैं तो वहां की जो आबादी होती है,
जो पुरानी आबादी होती है उसको किसी तरह से विस्थापित किया जाता है, पेड़ पौधों को विस्थापित किया जाता है और मॉडर्न जो है सिटी बनाने के चक्कर में बहुत सारी जो है पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचा दी जाती है। तो बस उसी संबंधित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था इसको याद करना। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसी के बारे में डिस्कस करा जो मैंने आपको बता दिया, ये सब ध्यान रखना। देखो, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर से भारत की बात हो रही है। शहरों के लिए जलवायु केंद्र सी क्यूब रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मतलब कि यह जो रेस टू रेजिलियंस में शामिल हुआ है तो भारत में उसकी देख रेख कौन करेगा कि ऐसा ना हो। तो वही कह रहा है कि शहरी और जो भारत का आवास और शहरी मंत्रालय है उसमें एक स्वायत्त संस्था है, उसका नाम है NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। शहरों के लिए क्या है, जलवायु केंद्र सी क्यूब, वही कह रहा है इसमें भागीदारी देगा। सी क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहता है, इसीलिए इसको जो है जिम्मेदारी सौंपा गया। सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा सी क्यूब को। उसके बाद करें अनुमानतः 2030 तक भारत की 40% आबादी क्या करेगी, शहरों में निवास करेगी। इसी को देखते ही यह प्रोग्राम रेस टू रेजिलियंस जो है शामिल होने का भारत ने निर्णय लिया है। और कहां पर हुआ है शामिल, तो COP 28 में, जो कि UAE में दुबई में कराया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 आई है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है एक रिपोर्ट यह दर्शाता है कि कौन से देशों में स्थिति सही हुई है, कौन से देशों की स्थिति और खराब हुई है और कब तक इसका लक्ष्य है जो रखा गया था, क्या वो लक्ष्य को अपने मानक के अनुसार चल पाई या नहीं। WHO तो कह रहा है कि WHO द्वारा 7 नवंबर 2023 को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी के मामलों पर एक डेटा रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, कोविड-19 के बाद 2028 में एक सकल संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण क्या रहा, टीबी रहा। यह बात आप नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है कि पहला प्रमुख कारण था, नहीं, यह दूसरा प्रमुख कारण कौन सा, टीबी ही रहा, जिससे जो है सबसे ज्यादा मौतें हुई। कितनी मौतें हुई, यह भी ध्यान रखना कि करीब करीब 7.5 मिलियन मौतें, बहुत बड़ी बात होती है। 75 लाख लोग मारे गए सिर्फ और सिर्फ टीबी से। उसके बाद कह रहा है 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से अनुमानित 1,30,000 मिलियन लोगों की 1.30 मिलियन लोगों की मौतें हुई हैं। यह बात भी आप नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2020-21 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले लोगों की संख्या में वैश्विक कमी से 60% से अधिक हिस्सा, अब देखो यहीं पर महत्वपूर्ण है, भारत में बहुत बड़ा योगदान हुआ है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, यहां पर टीबी के जो आंकड़े हैं क्या है, कम हुए हैं। 2015-2022 तक टीबी में रहने वाली मौतों की संख्या में कुल कमी 19% थी। वही सब कहानी है, ध्यान रखना। तो किस 60% से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप में जो है कहां, वही कह रहा है कि 2020-21 में टीबी से ग्रसित नए निदान वाले रोगों की संख्या की वैश्विक कमी में, मतलब जो वैश्विक कमी में हुआ है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसने किया है, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस। यह पूछा जा सकता है, यहाँ पर दे देगा भारत, चीन दे देगा, या चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस दे दो। ध्यान रखना भारत भी उसमें शामिल है, मतलब भारत में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और था, कहां गया, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था। एक मिनट बस दीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी जो समाप्ति थी, अर्थात 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों की वैश्विक संख्या में 75% कमी की जो लक्ष्य था उससे बहुत दूर है। लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक टीबी की मौतों में हम 75% क्या करेंगे, कमी कर देंगे, लेकिन इससे बहुत अभी तक दूर है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह लक्ष्य को अपने हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बकिया बहुत सारी कहानी है, उसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से, आप स्वतंत्र है, चाहे तो PDF लेके पढ़ भी सकते हैं। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 आया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर 2023 को वैश्विक जलवायु, जितने भी क्वेश्चंस जलवायु संबंधित होते हैं उसको हमेशा बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा करिए, वहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। COP 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 भी जारी किया गया। भारत अभी भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है पहले भी था, अभी भी सबसे अधिक प्रयास, मतलब कि पर्यावरण को लेकर काफी सेंसिटिव बना हुआ है। यह भी चाहता है कि पर्यावरण सही हो जाए। दुबई में ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 साल से शीर्ष 10 देशों में अपना स्थान बनाए हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण है। सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों में उच्च रैंकिंग, मतलब भारत ने जो ग्रीन हाउस गैस है, इसमें
और जो ऊर्जा उपयोग है, तमाम तरह की जो ऊर्जा उपयोग है, उसमें भारत का स्थान अभी भी उच्च रैंक में। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जलवायु की नीति में और जो इनोवेशनी जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सोलर हो गया, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जैसे विंड हो गया, ठीक है, इन सब की ऊर्जा में भारत की स्थिति अभी भी मध्यम रैंक की ही बनी हुई है। मतलब भारत में अभी इस पर काम करना और बाकी है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 63 देशों और यूरोपीय संघों के प्रयास का आकलन करता है। 90% ग्रीन हाउस गैस इन्हीं देशों ने उत्सर्जन करना है, जाहिर सी बात है। अब देखो, इस सूचकांक में चीन का स्थान 51वां है, जबकि अमेरिका का स्थान 57वां है। निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये सब सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा सीएफसीज है, जितने ज्यादा जो है कल कारखानों से निकले हुए धुएं हैं, ज्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री यही है, तो सबसे ज्यादा भी जो है यही पहुंचाएंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है, तो अमेरिका है, यह बात ध्यान रखना। सीसीपीआई रैंकिंग में भारत का पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान से 2023 में देखो 7वें स्थान पर पहुंचना सुधार को दर्शा रहा है। तो यह ध्यान रखना कि जो सीसीपीआई की रैंकिंग आई उसमें भारत का स्थान क्या है, 7वें स्थान पे। बाकी और इससे आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके काम की नहीं। चीन में दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन का परमाणु ऊर्जा संयंत्र काफी महत्वपूर्ण है, 3 स्टार भी लगाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण, जाहिर सी बात है कि अगर परमाणु ऊर्जा से वह क्या करेगा, अपनी बिजली को पैदावार को बढ़ाने लगेगा, तो निश्चित रूप से जो अन्य देशों पर उसकी बिजली की जो अभी तक निर्भरता है वह कम होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए वही बात कह रहा है कि 6 दिसंबर 2023 को पूर्वी शेडोंग प्रांत में सिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये ध्यान रखिएगा सिदाओ लिखा हुआ है, सिदाओ और बे, ठीक है, ये सिदाओ बे याद रखना भाई। परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ लेगा कहां पर है, तो आप बता देना कि सर चीन में है। ठीक है, यह अगली पीढ़ी के गैस कोल्ड परमाणु रिएक्टर, मतलब कि ये क्या गैस कोल्ड, मतलब गैसों के माध्यम से ठंडा भी करता रहेगा, ताकि परमाणु ऊर्जा में सबसे बड़ी दिक्कत यही है परमाणु भट्टी में कि बहुत ज्यादा हीट है। जो उसके हीट को नियंत्रित कर लिया, निश्चित रूप से वो परमाणु ऊर्जा को निश्चित रूप से सफल बना ले जाएगा। यही चीन इसमें सफलता पाई है, इस बात को भी नोट करना। गैस कोल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। सिदाओ में संयंत्र गैस द्वारा ठंडा किए गए 2 उच्च तापमान रिएक्टरों का उपयोग करके खुद को अलग कर लेता है और तमाम तरह के उसकी फंक्शन को बताया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण आपको फिल्म्स के हिसाब से नहीं है, और हमें अभी प्रॉपर फिल्म्स को ही फोकस करते काम करना है। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेमिनी को कौन लॉन्च किया है, गूगल ने। कई बार यह एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, कई एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कई कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है। तो यह बात पूछ लिया जाएगा क्या है, तो आप बता देना कि गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ठीक है, अब कह रहा है ये सब कहानी, इसके बारे में आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया गया चैटबॉट भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध अभी फिलहाल करा दिया गया है। ठीक है, कह रहा है विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी हुई है, यह भी 5 स्टार है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ने दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं के 100 महिलाओं की सूची जारी की है। इस सूची में अगर बात करेंगे, यही पूछेगा सीधा सीधा कि भारत की कितने महिलाओं को स्थान मिला है, तो 4, उसमें से 1 राजनीति की महिला है, बकिया 3 जो है व्यापारी मतलब बिजनेसमैन है। आइए देख लेते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की 7 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर है। यह भी पॉइंट नोट करना, पूछा जा सकता है। पिछले साल वो सूची में 36वें स्थान पे, इस बार और ऊपर चली गई, मतलब वो जो है और ताकतवर हुई है। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉर्पोरेशन की CEO रोशनी नाडर है। ठीक है, और उसके बाद कौन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल है, और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह। ये तीनों लोगों के नाम को आपको याद रखना है। एक है रोशनी नादर, कभी कभी नाडर भी देखने को मिलता है, और कौन है, सोमा मंडल है, और ध्यान रखना आप लोग किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ये तो 3 बिजनेसमैन हो गई, और एक राजनीति के आप लोग को सबसे पहले ही बताया गया कि 36वें स्थान पर वो पहुंच गई हैं। उनका नाम है भैया निर्मला सीतारमण।
निर्मला सीतारमण, ठीक है, सीता लिख लेना, सीतारमण, ठीक है। तो ये 4 लोगों को स्थान दिया गया है, बहुत बड़ी बात है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दुनिया की 10 ताकतवर महिलाएं कौन कौन है, तो सबसे नंबर 1 पर कौन है यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष आप सब लोग को पता होगा, यूरोपीय यूनियन जो है अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनका नाम भी याद रखना, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, लेयन। याद करना बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ध्यान में साथ साथ चलते रहना, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लोग करते रहिए। नीदरलैंड में दक्षिणी पंथी नेता गिर्ट वाइल्ड की जीत हुई है, कई बार चर्चा में रहता है तो सीधे सीधे वहां के नेता का नाम पूछ लेता है, इसलिए बस इतना ध्यान रखना कि नीदरलैंड के धूरपंथी दक्षिणपंथी, चूंकि इस्लाम विरोधी है, भारत को लेकर के भी जब भारत के एक बीजेपी की नेता ने इस्लाम को लेकर के थोड़े से उल्टे बयान दिए थे तो इन्होंने उसको सही बताया था, तो इसलिए काफी चर्चा में भी थे, तो ध्यान रखिएगा इस्लाम के विरोधी है ये कौन, गिर्ट वाइल्ड, गिर्ट वाइल्ड, गिर्ट वाइल्ड। अब कहां के हैं ये, तो नीदरलैंड के हैं, बस इतना ध्यान रख लेना, काम खत्म, ठीक है, बकिया इसमें कहानी करने की जरूरत नहीं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप मत याद रख लेना भाई, डोनाल्ड टस्क, ये कौन है, डोनाल्ड टस्क, ठीक है। तो डोनाल्ड टस्क कहां के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, पोलैंड के, पोलैंड कहां है, यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, पोलैंड की राजधानी पूछ ले तो वारसा बता देना। चलो आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी हुई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब होता है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, कि वह देश आगे है तो हम क्यों पीछे हैं, ऐसी रैंकिंग होती है कि किसका रैंकिंग पिछले साल क्या था, इस साल उस रैंकिंग में किसमें सुधार हुआ किसमें नहीं, बस सीधी सी बात समझ गए। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR जारी किया है, तो यह ध्यान रखना कौन संस्था जारी की है, क्या है ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा, रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं, मतलब टोटल 64 अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के रैंकिंग जारी की गई, भारत उसमें अभी 49वें स्थान पर है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो 49वां स्थान भारत का इसमें है, किसका, भारत का। अब कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन 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 प्रौद्योगिकी और भविष्य को लेकर के जो तैयारी है उसमें पीछे रह गया। यही पूछ सकता है यहाँ पर अगर बहुत डीप बनाएगा कि प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी और भविष्य को लेकर के, भविष्य की तैयारी, भविष्य की तैयारी को लेकर के भारत क्या है, इन सेक्टर में पीछे है, जबकि अगर साइबर सुरक्षा ज्ञान मतलब भारत में साइबर सुरक्षा नॉलेज बढ़ा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना। और ये तीनों श्रेणियों में, तीन ही श्रेणियों पे बात किया गया था, एक अगर श्रेणियां पूछ ले तो यह भी देख लेना, नॉलेज है, एक नॉलेज हो गया, और एक प्रौद्योगिकी हो गया, एक प्रौद्योगिकी हो गया, ठीक है, एक प्रौद्योगिकी हो गया, और तीसरा भविष्य तत्परता हो गया, भविष्य तत्परता हो गया। अब सोचो कि भारत भारत नॉलेज वाले में तो आगे रहा, साइबर नॉलेज में, लेकिन प्रौद्योगिकी और भविष्य तत्परता में क्या है, पीछे रहा, जबकि अमेरिका तीनों में आगे। इतना याद कर लोगे तो काम बन जाए। चलते नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज यह भी याद रख लेना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 14 देशों में से भारत क्या है, 12वें स्थान पर आ गया है। विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक आबादी वाले 27 देशों में भारत क्या है, 18वें स्थान पर। तो ये नहीं याद रखो तभी चलेगा, लेकिन एशिया वाला देखना कि 14 देशों में भारत 12वें स्थान पर है। बच्चा ऊपर जो बताया महत्वपूर्ण था। कह रहा है कि दुबई में COP21 जलवायु शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यह COP28 हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, यह आप ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर पर्यावरण को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, भारत का भी इसमें जो है रोल देखने को, बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पर एक जो बहुत पहले से लटका आ रहा था, जो कि पेरिस समझौते के समय में भी ये बातचीत हुई थी, लेकिन अभी अभी तक इस पे मंजूरी नहीं मिल पाई थी, वह जो है यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। दुबई में आयोजित किए गए COP28 शिखर सम्मेलन में पहले दिन 30 नवंबर 2023 को नुकसान एंड क्षति फंड का मतलब होगा लॉस एंड डैमेज, ठीक है। लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो गरीब राष्ट्र है, जो विकासशील राष्ट्र है, देखो यह आपके मान लो कि
विकासशील राष्ट्र है, थोड़ा समझ लेना भाई, विकासशील राष्ट्र है, ठीक है। और यहां पर आपके कौन है, यह विकसित राष्ट्र है, ये जो है विकसित राष्ट्र है, विकसित। अब विकसित राष्ट्र के पास ज्यादा प्रौद्योगिकी है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा पैसा है, तो क्या करेंगे, यह ज्यादा कल कारखाने फैक्ट्री लगाएंगे, तो पर्यावरण जो बेचारा है सबसे ज्यादा नुकसान भी तो यही पहुंचाएंगे। तो जब यह पर्यावरण नुकसान ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ ही नुकसान पहुंचाएंगे, अमेरिका सिर्फ अपने यहाँ ही नुकसान पहुंचा तो चलता, जब वो पर्यावरण तो किसी का होता नहीं है, पर्यावरण तो पूरा सबका होता है। तो यह इन्वायरमेंट में जो तमाम तरह के पॉल्यूशन होते हैं जब फैलते हैं, तो इसका असर देखने के दूसरी जगहों पर, दूसरे स्थानों भी पड़ता है। मतलब पता चला कि भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, और अमेरिका की वजह से भारत को नुकसान हो गया, या भारत का पड़ोसी चीन है, चीन की वजह से भारत को नुकसान हो गया, भारत के पर्यावरण को नुकसान हुआ, जिससे भारत को काफी क्षति उठाना पड़ गया। ऐसे ही भूटान है, जिसको पर्यावरण प्रिय देश कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह नेपाल हो गया, तमाम तरह के छोटे छोटे कंट्री हो गए जो उतनी ज्यादा संसाधन नहीं है, जो उतना विकसित नहीं है, लेकिन उनको दूसरे देशों की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड की जो हम लोग नुकसान पहुंचाए हैं उसको मदद करेंगे अब ऐसे लोगों को विकसित बनाने के लिए। यही सब कहानी जो हमने आपको बताया, इतना देर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखो, पहली बार इसका सुझाव 1991 में आया था, वनुवात वाले समय में आया था, ठीक है। बकिया जो है, नुकसान एवं क्षति फंड की घोषणा पहली बार कब हुई थी, तो शर्म अल शेख, इसके पहले वाला जो COP 27 हुआ था, आपको पता है कहां पर हुआ था, कई बार पुराना वाला भी पूछ लेता तो याद रखना, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, पहली बार वहीं पर इसका जो है बातचीत हुई थी, ठीक है। लेकिन सहमति यहां पर बनी है। प्रारंभिक फंडिंग कितनी होगी यह भी पूछा जा सकता है, तो बहुत बड़ी राशि होती है, 475 मिलियन डॉलर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस फंड का प्रबंधन कौन करेगा भैया, तो विश्व बैंक द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, रूस CFE संधि से अलग हो गया है। CFE संधि क्या है, तो CFE संधि बहुत पहले हुआ था इनके, जब आपका सोवियत संघ हुआ करता था, तो उसमें क्या हुआ था कि शस्त्रों को लेकर के हुआ था, लेकिन आपको पता है कि यूक्रेन के युद्ध से बहुत चीज माहौल बदल गया है। तब रूस क्यों उस प्रतिबंध में, क्यों उस बाध्यता में अपने आप को फंसाएगा कि यह हथियार नहीं यूज कर पाए, परमाणु हथियार नहीं यूज कर पाए, इसलिए उस संधि से अलग हो गया, ताकि स्वतंत्र की जरूरत पड़ने पर अपने तमाम तरह के हथियारों का उपयोग कर सके। तो बस यही याद रखना था कि नाटो के विस्तार को संधि के सहयोग में बाधा बताते हुए हाल ही में रूस औपचारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बल संधि टीटी कन्वेंशनल आर्म फोर्स यूरोप CEF से हट गया है। यही क्वेश्चन बनेगा और आप तड़ाक से रूस लगा दीजिएगा। पूछेगा कौन इस संधि से हटा है, जो है रूस हटा। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है, जापान भी बहुत अच्छा इस पर प्रोग्रेस कर रहा है। 3 स्टार क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण है, कह रहा है दिसंबर 2023 में पहले सप्ताह में जापान के नाका नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र, देखो एक फ्यूजन संयंत्र होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, संलयन आपको पता है। एक होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या होता है, एक अणु के नाभिक छोटे छोटे कई छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं। संलयन में क्या होता है, एक टुकड़ा टूटा, फिर यह क्या किया, यह टुकड़ा दूसरे में टूटा, और फिर इससे जो टूटा हुआ कण आपस में संलयन हो जाते हैं, फिर ये बन करके एनर्जी पैदा करते हैं, फिर ये टूटते हैं, फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं। यही सूर्य के जो मिडिल वाला पार्ट है, कोरोना वाला पार्ट है, वहां पर नाभिकीय संलयन की वजह से इतनी हाई जो है ऊर्जा प्रोड्यूस हो पाती है। तो यह बहुत बड़ी चीज है। इससे क्या होता है कि एनर्जी आपकी लॉस कम होती है, और अगर इसको नियंत्रण करने में जापान सफल रह गया, समझ लीजिए कि उसकी एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। अब कह रहा है कि परमाणु फ्यूजन 2 अणुओं के केंद्र को आपस में जोड़कर ऊर्जा, जो मैंने आपको समझा दिया, नाभिकीय विखंडन को, नाभिकीय संलयन को, ठीक है। बाकी और काम की चीज आपकी नहीं थी। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। आपको पता है कि अंकोर वाट मंदिर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कल हमने बताया था कि दूसरा अमेरिका में भी जो है हो गया है, इस शुरुआत हो गया है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर नवंबर 2023 में इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर अब यह 8वां अजूबा भी बन गया है। इसके पहले कौन था, इटली का पोम्पोई था, अब 8वां अजूबा कौन हो गया है, तो अंकोर वाट मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको याद रखना। विशाल हिंदू मंदिर हमने आपको बताया ही, 500 एकड़ में फैला हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, यह सब जान लीजिएगा। इसकी स्थापना कौन किया था, थोड़ा इतिहास की बात जान लेना, अगर इतिहास में पूछ ले, चर्चा में रहता तो पूछ लिया जाता है। अंकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, और यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि यह किस भगवान को समर्पित है,
तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि सर जो है यह विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र किया गया है। यह कैरेबिया देश, आपको पता है कैरेबियाई देश कहां पर है, अटलांटिक महासागर में है। तो वही कैरेबियाई देश में एक देश है डोमिनिका, लुप्त प्राय स्पर्म वेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। और यह पहली बार है कि जब किसी वेल को समुद्र में संरक्षित बनाने की घोषणा की गई है। यह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि यह जो स्पर्म वेल है कहां पर संरक्षित किया गया है, अटलांटिक महासागर दे दे तब भी कर देना, या कैरेबियाई देश दे दे तब भी दे दे, डोमिनिका दे दे तब भी। अब देखो इसमें कह रहा है कि यह बुद्धिमान जलचरों में से सबसे एक प्रमुख प्राणी होता है। और प्रधानमंत्री डोमिनिका के जो प्रधानमंत्री कौन है, तो इनको भी याद रखना, रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह बुद्धिमान जीव। अब सोचो कि जब बुद्धिमान जीव ही नहीं रहेंगे तो बुद्धिमान मनुष्य रह क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि बुद्धिमान जीव को भी रहना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई बार मनुष्यों की बुद्धिमानी से ज्यादा काम यह करते हैं, तमाम तरह के जो समुद्र में गंदगी होती है, तमाम तरह के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, इनके ये सूचक भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो यह लिखा भी है कि स्पर्म वेल को समुद्र का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगर यह पूछ ले कि समुद्र का सफाई कर्मी किस मछली को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, यह मृत समुद्री जीवों खा लेती है। कटल फिश, ऑक्टोपस खाने के बाद इसके पाचन तंत्र से खास तरह का स्राव होता है। तमाम तरह की बातें कही गई हैं, यह पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया उसको ध्यान रखो। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन देखो 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि भैया कहां पर हुआ है, 16वां कहां पर होगा, कौन कौन देश हुए हैं, क्या किसी नए राज्य को किसी नए देश को दर्जा भी दिया गया है, क्या इसमें कितने देशों को जोड़ा गया है, सब बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि विश्व के 15वें शिखर सम्मेलन की। इसमें 5 देश है, कौन कौन, ब्रिक्स है, मतलब ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, उसी के बारे में नीचे लिखा गया है। 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त के बीच आयोजित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामपोसा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस प्रतिनिधित्व में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं कर पाए थे, बकिया सभी लोगों ने अध्यक्षता की थी। लेकिन वहां के हेड कौन, व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो है रूस के प्रधानमंत्री जो है पुतिन शामिल हुए थे, तो बता देना कि व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, सदस्य देशों की आपसी सहमति से 6 अन्य देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये समझ लो कि 5 पहले थे, 6 नए हो गए, कितने हो गए टोटल, 6 5 11। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 5 11, तो टोटल सदस्य देश कितने हो गए, 11। इनमें से अर्जेंटीना 1, ईरान 2, इथोपिया 3, सऊदी अरब 4, मिस्र 5 और संयुक्त अरब अमीरात 6। इसको याद रख लेना, यह सब देश को याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया है। देखो कैसे याद करोगे, तो अरब कंट्री में देख लेना, सऊदी अरब एक, दूसरा अरब कंट्री में यूएई 2 तो वहां के हो गए। तीसरा देखो अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं, मिस्र को ले लो। चौथा ले लो वही मिस्र में इथियोपिया के ले लो, इथियोपिया को आप लोग ले लीजिए, तो 4 हो गए। 5वां देखो ईरान को ले लो, मध्य सेंट्रल एशिया वाले में हो गया। और 6वां को ले लो, कौन सा, अर्जेंटीना क्या लिख रहा हूं, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो ये 6 याद कर लीजिएगा, इस क्रम में याद रखेंगे किस किस कॉन्टिनेंट से है, तो ज्यादा जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, देखो सऊदी अरब, यूएई और ईरान एशिया महाद्वीप वाले रीजन से हो गए 3, और मिस्र और इथियोपिया आपका अफ्रीका महाद्वीप से 3 2 5, और एक आपका दक्षिण अमेरिका से, तो 6 और 5 पहले से थे, आपको पता हो गया। 11 हो गई है, ये हमने बता दिया। क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं से आएंगे, बस भरोसा करके आप लोग पढ़ते चले जाइए। ठीक है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक की अध्यक्षता डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट सम्मेलन में किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रयान 3 की जो भारत ने सफल लैंडिंग की थी, उस पर इन लोगों ने जो है अपनी जो है बधाई दी, ये सब चीजें ठीक है। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहां होगा, 2024 में रूस के कजान में होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं,
चिली आईएसए का 95। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। भारत में भी कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, या गुड़गांव में, गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना आपको पता है कि फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने किया था। फ्रांस के साथ मिलकर के भारत का, देखिए फ्रांस के साथ भारत का मिलकर के एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी अलायंस है ये, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और जो 23.5 डिग्री मकर रेखा, इनके बीच में जितनी भी कंट्री आती है इन्हीं के बीच में एक अलायंस करने का प्रयास किया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ताकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है, तो यह जो है सूर्य की प्रकाश की एनर्जी का भरपूर उपयोग कर सके और अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सके, ठीक है, जिससे अन्य जो सोर्स है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, मतलब जो जीवाश्म ईंधन वाले हैं, उससे इसकी निर्भरता कम हो सके। आ जाइए, 2015 में मैंने बताया कि फ्रांस के साथ मिलकर के, देखो लिखा भी है 2015 में कोप 21 के दौरान, कभी पूछ ले तो यह ध्यान रखना कि 2015 में कब, कौन किस कोप में, तो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 21 को याद रखना, 21 में, ठीक है। अब आ जाओ, यही सब कहानी है, बात खत्म करो। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, एक आईएससी की 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई इस अध्यक्षता की भारत सरकार की केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय मंत्री कौन थे? आरके सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। उतना महत्वपूर्ण ये नहीं था, ऊपर का सारा महत्वपूर्ण था। आसियान, आपको पता है कि जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो देश हैं यह 10 देशों का क्या है? एक समूह है, उसी को हम लोग आसियान बोलते हैं। 43वां शिखर सम्मेलन हुआ है इनका। देखो साल में 2 बार, पहले छोटी छोटी बातें समझ लो कि साल में 2 बार सम्मेलन होता है, मतलब हर 6 महीने में सम्मेलन होता है। और साल का जो दूसरा वाला सम्मेलन लास्ट ईयर में होता है उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि भारत के साथ भी एक डायलॉग इनका होता है। जैसे इस बार 20वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका मतलब 19 तो पहले भारत कर चुका है, 19 बैठक कर चुका है, तो ये 20वां भारत और आसियान के साथ, मतलब आसियान के 10 कंट्री तो होंगे ही, प्लस भारत हो जाएगा तो 11 देश हो जाते हैं। इसी तरह चीन के साथ भी कुछ अलग बैठक होती है, ठीक है। तो अलग अलग यह एक मुख्य बैठक हो गया वो आसियान का हो गया, 10 देश बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग को इसमें शामिल किया जाता है ताकि जो है पर्यावरण को लेकर के या व्यापार को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा कर सके, अपनी आपसी जो है मतभेदों को दूर करके अपने जो है व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जकार्ता में हुआ, तो पहली बात तो ये आती, कहां पर हुआ था भैया? तो इस बार का जो हुआ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और यह भी ध्यान रखना कि इस बार म्यांमार को यहाँ पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि म्यांमार में आपको पता है कि थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, तो म्यांमार को इस बार आमंत्रण नहीं किया गया है। और 2026 में होने वाला जो सम्मेलन था म्यांमार में, उसको भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं देखो 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन तथा भारत सहित कुछ अन्य के साथ आसियान की बैठक और आसियान +3, देखो आसियान +3 भी होता है, इसमें चीन होते हैं, दक्षिण कोरिया होते हैं, जापान होते हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखना। इसी के साथ साथ देखो 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ और 43वां तो मुख्य शिखर सम्मेलन हुआ ही हुआ। अब देखो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदार होने के कारण आसियान के साथ अलग अलग शिखर बैठकों में भाग लेता है। आसियान के 10 सदस्य कौन कौन है? ध्यान रखना, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, लाओस है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सभी के सभी है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इस बार हासिल हुई है कि इस बार एक 11वां देश है जिसे जो तिमिर लेस्ते है उसको 11वां सदस्य बना दिया गया है। यह पूछा जा सकता है कि आसियान की कंट्री में 11वां सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो तिमोर लेस्ते, जो कि प्रशांत महासागरीय जो है एक देश है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है, वहां जहां होगा उन्हीं के तो जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे उसकी अध्यक्षता करेंगे। 43वां शिखर सम्मेलन की बातचीत हुई। अब आ जाइए, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, चक्रानुसार, मतलब कि यह भी चक्र के अनुसार होता है कि आज इनके यहाँ, मतलब कि जो 10 देश हैं तो उसी क्रम में कि आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, मतलब कि इस साल इनके यहाँ, अगले साल उनके यहाँ, ऐसे होता है। तो जो 2026 का जो चक्र आ रहा था वो आ रहा था कहाँ? म्यांमार में। हमने आपको बताया कि 2026 वाला रद्द करके किसको सौंप दिया गया है? फिलीपींस को। लेकिन अभी तो 2000, यह कौन सा हुआ है? 2023 वाला हुआ है, तो 2024 वाला किसको दिया जाएगा? तो 2024 में जो दिया जाएगा वह देखिए कहाँ गया, अभी नीचे आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि 43वें शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? यह बहुत महत्वपूर्ण था। इसका सम्मेलन था वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका विजन क्या था। कह रहा है कि अब देखो, मैंने जो आपको ऊपर जिक्र किया कि भारत के साथ ये 20वीं बैठक थी, इसलिए 20वां शिखर सम्मेलन लिख दिया गया, और कुछ नहीं था।
20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। इसका मतलब है कि अब अगर आगे से होगा तो इसमें 11 हो जाएंगे, 11 आसियान कंट्री हो जाएंगे, प्लस भारत हो जाएगा, तो मतलब 12 देशों का समूह होगा। जो अब इसके अगले वाले बैठक का नाम क्या हो जाएगा? भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि इसमें जो 12 सूत्री प्रस्तावित भारत आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की उद्घोषणा इसमें की गई। तो यह ध्यान रखना कि बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि भारत आसियान कोष की बीच में स्थापना हो सकी। तमाम तरह के खाद्य सुरक्षा पर, समुद्री सहयोग पर देखो पहली बार साझा घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। भारत और आसियान को लेकर के समुद्र क्षेत्र में काफी सहमति बनी है। यह भी पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेना। 18वां पूर्वी शिखर सम्मेलन हमने आपको बताया कि 18वां पूर्वी शिखर सम्मेलन जो आसियान 13वें शिखर सम्मेलन के साथ ही संपन्न हुआ। यह भी आयोजन जाकार्ता में ही सितंबर 2023 में हुआ। आसियान के 10 सदस्य के अतिरिक्त 8 अन्य देश इसमें होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यह ध्यान रखना कि ये इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मतलब कि जो पूरब वाले जो देश हैं आसियान कंट्री को छोड़ करके वो सब ले लिए जाते हैं, तो वो एक साझा हो जाते हैं। उनको मिला करके जो एक सम्मेलन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो वो उसका जो बैठक थी 18वां थी, जबकि जो भारत अलग से करता है उसका बैठक के क्रम था 20वां, और जो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ जो एशियन कंट्री करते हैं, आसियान कंट्री करते हैं, उसका जो बैठक था वो 43वां। ठीक है, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, बस आप लोग बने रहिए। आगामी 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की राजधानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान ही संपन्न हो जाएगा। यह बात ध्यान रखना। उसी समय आसियान के साथ भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 43वां शिखर सम्मेलन हुआ है, तो अभी 44वां एक और होगा। हमने बताया कि 6-6 महीने पे होता है, तो 44वां 6 महीने पे हो जाएगा। जो भी ऊपर दिखा है फिलीपींस में हो जाएगा, उसमें तो भारत और ये सब लोग नहीं बैठते हैं, साल में एक बार बैठते हैं। तो जो 45वां वाला आएगा उसमें भारत के साथ फिर से वही डायलॉग होगा। तो 20वां हो चुका है, तो अब 21वां हो जाएगा। उधर पूर्वी आसियान के साथ 18वां हुआ है, तो अब 19वां हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा था। उम्मीद करते कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए, आसियान का आगामी 44वां शिखर देखो लिखा भी है, लाओस की मेजबानी में ही अप्रैल में प्रस्तावित है, और 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2024 में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भैया? तो लाओस की वहीं पर, लाओस में ही। हाँ ठीक है, लाओस में ही दोनों इस सेशन वाले दोनों शिखर सम्मेलन यहीं पर हो जाएंगे। कहां पे? लाओस में। ठीक है, कोई समस्या नहीं रही। अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण था, उससे बहुत कुछ पूछे जा सकते हैं, जिससे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने का प्रयास किया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी जारी किया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO होता है भाई, यहाँ पे छूट गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई। पानी नहीं लेके आया हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत, चलिए खांसी आ रहा, कोई बात नहीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जहां स्विट्जरलैंड 67.76 सूचकांक स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा, वहीं अफ्रीकी देश अंगोला सबसे निम्न। तो देखो यहां पे आपको क्या रखना है कि पहले तो यही पूछ लेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इस संस्था द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, जारी की जाती है। तो आप बता देना कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एक चीज हो गया। पहला स्थान कौन है? तो आप बता देना कि भैया स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। यूरोप का कंट्री आपको पता है। और अंतिम स्थान अगर पूछे तो अफ्रीकन कंट्री में अंतिम स्थान अगर पूछ ले तो अंगोला है। कौन है? अंगोला। ये दो चीजें महत्वपूर्ण, इसको याद रखना।
अब बात आ गई भारत की, तो भैया भारत का स्थिति है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 40वां रैंकिंग पहले भी थी, 40वां रैंकिंग अब भी है। 2021 में 46वीं थी, तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते 40वीं आई, अभी 40वीं अटकी हुई है। इनोवेशन में, वो इनोवेशन के बहुत से सेक्टर में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी हर सेक्टर में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए रैंकिंग में सुधार नहीं हुई है। ये बात ध्यान रखना। बकिया जो है वही कहानी लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो, सूचकांक में अगर पड़ोसी देशों की भारत की बात करें, तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें देखो भारत की कौन सी स्थिति है, तो 40वीं रैंक है। 12वीं रैंक किसकी है, तो चीन की है। ठीक है, अगर हम पड़ोसी देशों में देख रहे हैं तो भारत की अगर हम स्कोर बात करेंगे यहाँ पर, तो 40वीं रैंक ओवरऑल किसकी है, सॉरी, भारत की 40 ओवरऑल रैंक भारत की कितनी है, 40वीं, और ओवरऑल विश्व में चीन की रैंक कितनी है, 12वीं। लेकिन अगर हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पहला चीन की, दूसरा भारत की, तीसरा पाकिस्तान की, चौथा श्रीलंका की, पांचवा बांग्लादेश की, छठवां नेपाल की। इसी क्रम में नंबर मिला है, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह भी पूछा सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी इनोवेशन के क्षेत्र में भारत से ऊपर है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं वाटर लेके आता हूं। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब बातें हो चुकी थी ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यही सब कहानियां लिखा गया। कह रहा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शामिल 5 देश, ये तो आपको पहले ही बताया कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, वही पूछा जा सकता है। दूसरा भी याद कर लेना, तीसरा भी अमेरिका का तीसरा, स्वीडन का दूसरा। सबसे निम्न स्थान पर यहाँ याद रखना, 132वें स्थान पर कौन है, अंगोला। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस हुआ है। बायोफ्यूल आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन को लेकर के, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वैश्विक जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को लेकर के क्या हुआ है, अलायंस हुआ है, आपसे बातचीत हुई है। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को, जिसे हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस कहते हैं, उसके गठन की घोषणा की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। कौन कौन शामिल था इसमें, तो यूएसए था, और कौन था, तो ब्राजील था, और कौन था, तो इंडिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यही 3 क्यों थे। यह 3 इसलिए थे क्योंकि यहां पर बायोफ्यूल्स की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, बायोफ्यूल से तात्पर्य देखो, पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी, वेस्ट फूल आदि से बनने वाले ईंधन है, जिसे इथेनॉल के रूप में, इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बायोफ्यूल्स अलायंस से शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण को बढ़ा करके 20% तक करने की अपील की गई है प्रधानमंत्री की मोदी के द्वारा। यह भी ध्यान रखना, विश्व में इथेनॉल बायोफ्यूल्स उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी कौन कौन है, भारत है, ब्राजील है, अमेरिका है। आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा, इसीलिए इनके बीच एक संगठन हुआ है। जबकि इन तीनों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देशों में इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस आदि भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन कौन इस संगठन को शुरुआत किए हैं, गठबंधन को शुरुआत की है। तीनों लोगों का नाम याद रखिए, कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। ये सब प्रॉपर तरीके को समझ गए होंगे। वैश्विक पेंशन सूचकांक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने छोड़ दिया था, आप लोग को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। THE या TEI
THEH भी बोलते हैं, टाइम हायर एजुकेशन। सबसे बड़ी बात है कि भारत के 91 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि भारत कुल कितने विश्वविद्यालय है, तो भारत के 91, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, 108 देशों के 108 देशों के कुल कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए, तो कुल 1904, और इसी 1904 में भारत के 91 विश्वविद्यालय भी, ठीक, यह हम समझ गए। पिछले वर्ष कितनी संख्या थी भारत की, तो पिछले वर्ष 75 थी। यहां से स्टेटमेंट बन सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कि पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी हुई, यह सब ध्यान रख लीजिएगा, यहां से बनते हैं। नंबर 1 पर कौन था भैया, तो यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है, और तीसरा मैसाचुसेट्स है, यूएसए का है। तीनों को याद रखते रहिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइम्स हायर 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में, उसमें भी शीर्ष स्थान किसका है, तो IISc, आपको पता है कि यह कहां पर है, बेंगलुरु में है। तो इसका ही जो है पहले स्थान पर आया है, बेंगलुरु इसका। अच्छा, ये पहले स्थान का मतलब क्या समझे, पहले स्थान का मतलब कि भारत में पहले स्थान पर, ठीक है। हाँ, विश्व में तो पहले स्थान पर आपने देख ही लिया। फिर कह रहा है कि जो 250 में स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र, सोचो कि 250 विश्वविद्यालयों में रैंकिंग बनाने वाला भारत का मात्र एक संस्थान IISc, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन कौन है, तो आपने देखा IISc बेंगलोर है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, महात्मा गांधी है, सुलिनी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद देखो अलगप्पा है, अलीगढ़ है, बनारस है, भारतीयर है, IIT गुवाहाटी। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है जितना हमने ऊपर बताया। चलिए, 91 विश्वविद्यालयों के साथ, हाँ, एक चीज यह ध्यान रखना है कि जैसे कि हर देश से अलग अलग विश्वविद्यालय लिए गए, तो जैसे भारत से 91 लिया गया, तो किसी और देश से और ज्यादा लिया गया, किसी और कम लिया गया होगा। तो ज्यादा विश्वविद्यालय के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है, कि मतलब भारत से 91 विश्वविद्यालय लिया गया है, तो ये कह रहा है 91 विश्वविद्यालय के साथ भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और चीन के कितने हैं, तो चीन के 86 हैं, मतलब भारत से कम है। सबसे ज्यादा किसका है, तो 169 विश्वविद्यालय किसके, अमेरिका के हैं। बस इतना ध्यान रखना। मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, ये मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है जो सर्वे कराती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीजें, जब ऐसी तरह की चीजें पूछ आती हैं मार्केट में सर्वे, तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आपका भी जिम्मेदारी है कि इसको याद रखिए कि बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मार्केटिंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता, कहाँ, विश्व के, न कि सिर्फ भारत के, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। बहुत बड़ी बात है यह, लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, ठीक है। 76% लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है, बताइए। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा कट रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस बस चलिए, अब ठीक है। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने, उन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मतलब दूसरे स्थान पर कौन है, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ध्यान रखना। भारत के पहले स्थान पे कौन है, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी हैं, 76% लोगों ने, और 66% लोगों ने कहा कि जो आपके राष्ट्रपति हैं कौन, ओब्राडोर, कहाँ की, मैक्सिको की, इनको दूसरा स्थान मिला। और एलन वेस्ट जो स्विट्जरलैंड, उनको तीसरा स्थान मिला। बस इतना याद रखना, आपका काम बन जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब कट तो नहीं रहा है भैया, 1 मिनट रुक जाओ। तो क्या आप लोग बताइएगा, कट तो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है कि भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता हुआ है। मतलब भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका, देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कहानी नहीं जानना है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका की हालत खस्ता है, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी स्थिति चल रही है, अपने आप को डिफाल्टर घोषित कर चुका है, दुनिया के तमाम जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनसे ऋण ले चुका है, कर्जा चुका नहीं पा रहा है। भारत भी दिया है, जापान भी दिया है, और तमाम तरह की और अन्य संगठनों ने भी दिया है, ठीक है। तब क्या हो रहा है, तो वही कह रहा है कि ये सब देशों ने मिलकर के एक समझौता किया है, भारत जापान सहित जो पेरिस क्लब
के साथ एक समझौता हुआ है कि भैया थोड़ा सा इसको मोहलत किया जाए, थोड़ा सहयोग दिया जाए, थोड़ा सा यही सब चीज़ें बातचीत हुई है और कुछ इसमें कहानी नहीं है। वही सब कहा गया है कि महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, सैद्धांतिक समझौता हो गया है, ठीक है। आधिकारिक ऋणदाता समिति का गठन किया गया है 2023 में, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें हैं, बाकी आपकी बहुत काम की चीज़ इसमें नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बहुत चीज़ें छोड़ दिया है। कह रहा है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग आई है 2023, मतलब कि सेना की ताकतों की रैंकिंग आई है कि कौन से देश की सेना सबसे ताकतवर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 स्टार इसमें लगाया गया है। दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा ग्लोबल फायर पावर, इसी ने आंकड़ा जारी किया है। कितना? 145 देशों को ले लिया है। तभी इसमें आंकड़ा दिखाया जाएगा कौन पहले पे है, कौन दूसरा पे, कौन तीसरे पे। और देखने वाली बात है कि भारत का स्थान दुनिया में चौथा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो पहले स्थान पर ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका होगा। पहले स्थान पर देखो कौन होगा, तो अमेरिका होगा। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो रूस है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो इसे पूछा जा सकता है, आंकड़ा क्रम लगाने के लिए पूछा सकता है, चीन है। और चौथे स्थान पर कौन है भाई, तो चौथे स्थान पर भारत। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। बस 1 मिनट और मुझे देना, थोड़ा सा बड़ा कर दे। अब ठीक है, चलिए। अब कह रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या? बस 1 मिनट रुक जाइए भाई। चलिए, अब ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए। तो यही सब चीजें कहानी थी। अमेरिका शीर्ष पर है, कौन कौन कहाँ है वही रैंकिंग दिखाया गया है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, रूस सेकंड पे है, चीन थर्ड पे है और भारत फोर्थ पे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा था, उसको याद रखना। और सबसे कमजोर सैन्य शक्ति किसकी है, तो भूटान की है। जाहिर सी बात है, शांति प्रिय देश है बेचारा, तो उसको कमजोर लोग कह रहे हैं। उल्टा जमाना है, क्या करेंगे। अच्छा, इन्हें चलते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023। नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि यह एक जो है विकसित देशों का एक संगठन है। इसी में शामिल होने के लिए लेकर के तो यूक्रेन से युद्ध छिड़ गया। यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था, फिनलैंड शामिल हो ही गया है, यूक्रेन भी जाना चाहता था। तो रसिया को यह मंजूर नहीं था। इसी को लेकर के क्या हुआ, दोनों में आपस में बारंबार लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका। अब देखो, इसमें शामिल होने से क्या फायदा होता, तो जाहिर सी बात है, जहां पर अमेरिका है, जहां पर ब्रिटेन है, जहां पर फ्रांस है, जहां पर रूस है, अरे सॉरी, जहां पर आपके जर्मनी है, इन सब देश जहां पर रहेंगे, इसमें अगर कोई कमजोर देश चला जाएगा तो क्या इसकी रक्षा नहीं कर लेंगे। यही चाहता था कि इसमें चले जाए तो ऑटोमेटिक हमारी रक्षा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका एक संगठन है कि किसी एक देश पर हमला, मतलब नाटो पर हमला माना जाता है, सभी लोग मिल करके उस देश की तो भूसी छुड़ा देंगे। तो रसिया यही नहीं चाहता था, क्योंकि तमाम तरह की जो संपन्न जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, तेल ऑयल गैस वाले क्षेत्र है, इसमें चला जाता। तो रसिया जो उसको लेने के चक्कर में था, मतलब रसिया कहता है कि हमारा पार्ट है, रसिया की आशा समाप्त हो जाती। इसी को लेकर के इतना भीषण युद्ध जो अभी तक नहीं रुका है। अब उम्मीद करते हैं कि इतना कहानी समझ में आ गया होगा। नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ 11 से 12 जुलाई 2023 में। ठीक है, कहानी वही सब होगी, क्यों होगी सब आपको पता है। फिनलैंड नाटो के सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन, अभी हमने बताया कि नया सदस्य देश उसमें कौन, फिनलैंड शामिल किया गया है। ठीक है, तो फिनलैंड के शामिल होने के बाद 31 देश हो गए, पहले 30 देशों का समूह था। उसके बाद देखो, कह रहा है कि इससे पूर्व यह सम्मेलन 29-30 जून को मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित किए गए थे। यहाँ पे काम करना ही है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में वाशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखो, वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य हमने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय आप लोग याद रखना कि ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो कहोगे कि बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यूरोपीय जो इसका संगठन है, इसका जो है, जो यूरोपीय देशों का संगठन है, या अन्य यूरोपीय देश ही नहीं, इसमें अन्य अमेरिका भी, इसमें जो अन्य ताकतवर देश, विकसित देशों का संगठन है, तो वो उसका जो है कहाँ पर है, मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो का। ये सब तमाम तरह की कंट्रीज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन जनरली बहुत महत्वपूर्ण नहीं। यूएई एशिया प्रशांत मनी लैंडरिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश हो गया है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे दृष्टिकोण से नहीं था कि यूनाइटेड अरब अमीरात एशिया प्रशांत मनी लैंडरिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला अरब देश का पहला है।
ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा तो देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से ही, आर ओ एपीएस, यूपीपीसीएस, ठीक है, तमाम तरह के जो एग्जाम है इसके दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा बाहर आने की संभावना बहुत कम है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए इतना कम से कम आप जरूर करिए। यूके सीपीटीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, इसको भी हमने छोड़ दिया है, जिसको पढ़ना होगा अपना पढ़ लेगा। टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, यह देखो 3 स्टार रैंकिंग क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग कह रहा है कि 50 वर्ष, देखो इसका नाम ही है कि यंग यूनिवर्सिटी, यंग मतलब है कि जो 50 वर्ष से कम आयु, आयु मतलब कि 50 साल से कम के बने हुए वो विश्वविद्यालय होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आज़ादी के पहले के बने हुए हैं, भारत की आज़ादी के, ठीक है, तो ऐसा नहीं, 50 साल से कम उम्र के बने होने चाहिए, उसमें उसी की बात कर रहा है। तो उसमें कह रहा है कि 2023 में सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग स्टार लगा लेना, यह पूछा जाएगा क्योंकि शीर्ष स्थान पर कौन है। तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय ही शामिल हुए हैं, उसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर में है, और सुलीन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में। सुलीन कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो 3 इसमें शामिल किए हैं, ये बात भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ये अलग अलग उनके स्थान दिया गया है कि ये 77वें स्थान पर है, 79वें स्थान पर है, 91वें स्थान पर है, और ओवरऑल भारत के कुल 3 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। मेन मामला यही है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। बस 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर ले। हाँ ठीक है। विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन संकेतकों को शामिल किया गया है, ठीक है। पहला आपको याद रखना है कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 5 भारतीय थे। उसमें जो है अगर हम बात करेंगे तो 100 के अंदर में तो 2 ही हैं, महात्मा गांधी और जेएसएस, जबकि 101 से 150 के बीच में कौन है? तो आपका अलगप्पा है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इक्यानवेवा, 1 मिनट रुक जाइए, 77, 79 और 91वां, ये गलत छप गया है, ये गलत छप गया है, ठीक है। हाँ ये गलत छप गया है, इसको ध्यान रखना। कहाँ गया? 1 2 3, अच्छा ये 3 हो गया आपके यहाँ पे। ये 101 से 150 ठीक था ये, और ये आपका 150 से ऊपर हो जाएगा ना, इसको 150 से ऊपर कर लेना, ठीक है। इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये 3 याद रखना है कि 3 आपके टॉप में है, बाकी 2 और भी, टोटल भारत में कितने हैं? तो 5, ये महत्वपूर्ण ज्यादा था। शीर्ष 10 जो सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय हैं पूरे विश्व में, तो हमने बताया कि सिर्फ एक याद रखना था, कौन सा? नानयांग टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कहां पर? सिंगापुर में। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा हुई है भैया, प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी 13 से जुलाई 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर है। देखो जब कोई डेलीगेट्स भारत में आता है या भारत का कोई डेलीगेट्स बाहर जाता है या राष्ट्राध्यक्ष, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि क्यों गए, तो 25 वर्ष पूरा हुआ, पहले तो यही ध्यान रखना। वहां जाने का रीजन क्या था? 25 वर्ष पूरा हुआ आपसे संबंध का, तो पहले तो यह गए। और फ्रांस हमारे लिए वैसे भी एक मित्रवत देश है। प्रधानमंत्री मोदी की 6वीं फ्रांस यात्रा है, यह भी पूछा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी यात्रा है। तो ध्यान रखिएगा कि 6वीं जो है यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत पेरिस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिगेड मैक्रॉन ने किया। प्रधानमंत्री, फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न ने, और फ्रांस की संसद के अध्यक्ष गोरार्ड लेचर के साथ बैठक भी हुई, ठीक है। तो गए हैं तो बैठक तो होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। अब देखियो, भारत फ्रांस की रणनीति भागीदार के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित अनेक दस्तावेज वार्ता स्वीकार किए गए।
प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्यों गए थे, तो राष्ट्रीय दिवस जो बैस्टिल डे परेड होता है इसी में मुख्य अतिथि बने थे। और यह बात ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह वाला जो भी हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा करेंगे फिर आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कि वहां पर राष्ट्रपति मैक्रो ने इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इस तरह के सम्मान जब भी दिए जाते पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा, इसको याद करना। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो निश्चित रूप से यह सवाल बन सकता है। ठीक है, और तमाम तरह के स्कॉर्पियन पनडुब्बी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए, ये सब चीजें बहुत कुछ होती हैं, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ ध्यान रखना कि फ्रांस में चूंकि भारत इस पर बहुत ध्यान दे रहा है कि जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, इस पर जो है भारत के लोग जो वहाँ रह रहे हैं अपने यूपीआई से वहां पर पैसा पेमेंट कर सके, इस पर बहुत डिजिटल मुद्रा पर बहुत काम कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि भारत फ्रांस में यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी, आपको पता है पेरिस में है, और अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए रुपए में भुगतान कर पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जर्मनी के साथ भी समझौता हुआ है, अन्य तमाम कंट्रियों के साथ भी हमने आपको कल बताया था, जैसे सिंगापुर है, यूएई है, अन्य अन्य अलग अलग देशों के साथ ये सब समझौता हो रखा है। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा हुई यूएई में। तो देखिए यूएई में भी क्या हुआ कि 15 जुलाई को आए, उच्च शिष्टमंडल के साथ आए, और यह यूएई की 5वीं यात्रा थी। यह भी याद रखना कि अगर हम बात करेंगे फ्रांस की तो 6वीं यात्रा थी, जबकि अगर हम बात करेंगे यूएई की तो यह 5वीं यात्रा थी। ठीक है, यह बात को भी आप नोट करना। चलिए, अब कह रहा है कि इस यात्रा में श्री मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी में, यूएई के राष्ट्रपति कौन है भैया, अबू धाबी शासक भी वही मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दोनों नेताओं ने फिनटेक व्यापार में, निवेश में, ऊर्जा सुरक्षा में, जलवायु परिवर्तन में तमाम तरह की बातें की। ये सब आप देख लीजिएगा। मेन मुद्दा यहाँ था कि यहाँ पर भी यूपीआई और यूएई का जो इंटेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है आईपीपी, इस पर भी समझौता हो चुका है। और शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात आईआईटी दिल्ली का एक नया परिसर खोला गया है। कहां पर, वहां पर आईआईटी दिल्ली का एक परिसर भी वहां पर खोला गया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं समझाने का प्रयास करूं तो समझिएगा। $100 अरब तक ले जाने का इसका लक्ष्य तय किया गया है 2030 तक, अपने आपसी व्यापार को। कब तक? $100 अरब। कब तक भैया? 2030 तक। ठीक है, तो अभी कितना है यह भी सवाल में आता है। तो कई बार पूछ लेता है कि अभी कितना है भारत का यूएई के साथ, तो 85 अरब डॉलर। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तो भारत का जो व्यापार होता है इसमें पहले स्थान पर कौन है व्यापारिक साझेदार, पहले स्थान पर यह भी पूछता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूएसए है। और दूसरा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन है। और तीसरा कौन हो गया है? तो यूएई। बहुत बड़ी बात है, कितना? $85 अरब के साथ। ठीक, 2030 तक इसको $100 अरब करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह बात आप ध्यान रखना। 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक। निवेशक मतलब एफडीआई होता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई लाने वाला तो सिंगापुर हो गया। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि चौथे नंबर पे कौन है, तो वही बता रहा है कि चौथे नंबर पे कौन है? यूएई है, ये वह कह रहा है। और कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, मतलब भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को करता है, तो यूएसए करता है। और दूसरा किसको करता है, तो यूएई को करता है। जबकि सबसे ज्यादा आयात किससे करते हैं, तो हम चीन से करते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना। देखिए, अब ये सारी जो कॉन्सेप्ट जो डिटेल वाली थी वो खत्म हो गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो आपको पता है घटनासार में शुरुआत में जो वन लाइनर देता है, उसी वन लाइनर को भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि सारी समस्याएं, सारा दुख दर्द आपका क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक है, और जिस क्रम से पढ़ाया गया है, जितना इंपॉर्टेंट बताया गया है, बस आपको उतना ही पढ़ने की जरूरत है। उससे ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत अगर कोई करके पढ़ा रहा है तो इसका मतलब आपका टाइम बचना चाहिए। चलिए, तो बहुत लोग ये ना सोचे कि फिर से अंतरराष्ट्रीय सर कहां से आ गया। अंतरराष्ट्रीय इसीलिए आ गया क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय डिटेल में था।
अब जो कुछ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे पहला ही पॉइंट है, इसका डिटेल आपको वहाँ नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ कहीं छोटी-सी बात थी, महत्वपूर्ण था, तो इसको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट भी यहाँ पे कवर किया था, इसलिए इसको भी जानना ज़रूरी है। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज, जिसे 2025 तक समुद्र में उतार दिया जाएगा, उसका नाम सीधे-सीधे पूछ लिया जाएगा, अर्थ 300 यह है। ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप में JN1 के तेजी से फैलने का इसे क्या नाम दिया? तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। यह भी आप ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा कर दिया है? डेनमार्क। बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में, आपको पता है कि इस समय लाल सागर जो भूमध्य सागर के पास है, बहुत ज्यादा इस समय संकट से गुजर रहा है, क्योंकि जो हूती विद्रोही थे इस पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। और आपको पता है कि यहीं से जो है, जब से स्वेज नहर बनी है, तब से यह इतना शॉर्टेस्ट रूट हो गया है कि भूमध्य सागर से होकर के ज्यादातर व्यापार, चाहे अमेरिका के भी जहाज आना हो, चाहे यूरोपीय जहाज आना हो, ज्यादातर जो जहाज है यही सब रूट से होकर के भारत जैसे कंट्री के पास पहुंचते हैं या दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचते हैं। अब इसमें जब आक्रमण कर रहे हैं, सीधे सीधे जहाजों पर आग लगा दे रहे हैं, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा? अफ्रीका महाद्वीप को पूरा घूम करके आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। कुछ ऐसी सेंसिटिव सामान है तो खराब होने की भी संभावना रहेगी। प्लस जब फ्यूल ज्यादा जलेगा तो उस सामान का कीमत भी बढ़ जाएगा। मतलब समस्या ही समस्या है। इस समस्या को, इसका मतलब है समाधान करना जरूरी है। तो वही समस्या का समाधान करने के लिए, आतंक को समाप्त करने के लिए वैश्विक संगठन की शुरुआत किया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है, अस पर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है, इस वैश्विक संगठन में 10 देश हैं। देखो, बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, सेशेल्स है, स्पेन है, यूके है और यूएसए है। यह आपको बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऊपर बताया गया वो जरूरी था। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, गासू प्रांत में आया था। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोही संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है? पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। यह भी पूछा सकता है, पार्टी पूछ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पूछा सकता है। यह अमेरिका इतिहास में पहली बार हुआ है, यह बात ध्यान रखना। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मानव तस्करी को रोकने के लिए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि की है? तो ये सब खुराफाती वाला काम कौन करता रहता है? तो चीन। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया कि यहां पर जाने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं है, ईरान ने। यह भी पूछा जा सकता है। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर को रद्द करने की घोषणा की है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। हाइड्रोग्राफिक क्या होता है? तो हाइड्रोग्राफिक जल से संबंधित या जलीय क्षेत्र में स्थान जो है, रहने वाले क्षेत्र हैं, स्थान है, उसी से संबंधित सर्वेक्षण भारत के साथ समझौता हुआ था, जो पुराने जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सालेह उनके द्वारा। लेकिन आपको बताया गया है कि जो कल हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर नई सरकार चुन करके आई है, यह चीन के ज्यादा भक्त हैं। ठीक है, चीन के ज्यादा भक्त हैं, तो इसलिए भारत के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? हमने बताया था कि अजरबैजान। इसकी राजधानी भी हमने आपको बताई थी कि बाकू। ठीक है, दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार का निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? नितिन साहनी। बहुत महत्वपूर्ण, हमारे दृष्टिकोण से नहीं था। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेम्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? काफी भीषण चक्रवात था, ऑस्ट्रेलिया में। पूछा जाएगा कि जेस्पर चक्रवात कहां पर आया था? तो ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2023 में जेवियर
माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना। कई बार चर्चा में रहता है, पूछ लिया जाता है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? तो जेवियर माइली। हाल ही में किस देश हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन मिनुस्मा या MINU यस में 10 वर्ष बाद समाप्ति की घोषणा कर दी गई है? तो माली। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? चीन ने। यह भी आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में पहली बार ज्यादातर खुराफाती काम कौन करता है? चीन। हालांकि यह अपने आप में एक अच्छा है, अगर यह सब सक्सेस रहता है तो अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। मीथेन से संचालित रॉकेट इसमें लागत भी कम लगेगी। जुलाई 2023 में मिस्र में किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है? चीन। जब ऐसा काम होता है तो जरूर एग्जाम में पूछता है कि मिस्र सैट 2। ठीक है, पहले तो किस देश से लॉन्च हुआ? तो आप तो पहले बता देना कि मिस्र था, तो मिस्र बता ही दोगे। किसके सहयोग से? तो बता देना कि चीन के सहयोग से। अब कह रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत ने शुरू की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए वन प्रमाणन योजना। दुबई में संपन्न COP28 की में बनी जो यूएई आम सहमति के मुख्य बिंदु क्या था? ये हमने आपको बताया भी कि 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शून्य उत्सर्जन जो है प्राप्त करना है। जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे गैस हो गया, इन सबों को क्या करना है? रिड्यूस करके कह रहा है कि शून्य उत्सर्जन। शून्य उत्सर्जन का मतलब आप लोग समझते हो? शून्य का मतलब यह नहीं होता है कि पेट्रोल, गैस, कोयला सब यूज ही नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये आपको बता दें, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य इतना लालची है कि जब तक संसाधन प्रकृति देती है तब तक उसका दोहन वो करता ही रहेगा, भले दबाव में कम करे। इसका मतलब यह हुआ, जैसे आपने यहाँ एक पेड़ लगाया है, ठीक है, मान ले यहाँ एक पेड़ लगाया है और आपने यहाँ एक फैक्ट्री लगा दी है। क्या लगा दी यहाँ पर? फैक्ट्री। ये फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है, फैक्ट्री लगा दी है, फैक्ट्री धुआं निकल रहा है। अब इस फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहे हैं, ये फैक्ट्री से, तो मान लो कि 2 यूनिट धुआं निकला और यह पेड़ आपने लगाया है, तो यह पेड़ 2 यूनिट धुआं क्या करेगा? सोख लेगा। 2 यूनिट धुआं को सोख लेगा। इससे कार्बन निकला, वातावरण में ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो यह भोजन पौधा सोख करके ले लिया और हमको फिर ऑक्सीजन क्या किया? दे दिया। इसका मतलब कि 2 यूनिट इसने प्रोड्यूस किया, 2 यूनिट इसने लेकर के इसको रिड्यूस कर दिया। ओवरऑल क्या आपके इन्वायरमेंट में आया? ऑक्सीजन आया, मतलब कि शून्य उत्सर्जन हुआ। यही लक्ष्य हासिल करना है 2050 तक, जो कि बड़ा टफ काम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को, एक बार निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, आपको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। तो निश्चित रूप से आप इसको जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। एपेक्स शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय था। कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बता देना, सैन फ्रांसिस्को में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। कौन? एस्टोनिया। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। बाल्टिक कंट्री के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हिंट बता दे रहा हूं कि यूरोपीय देशों में ही यह बाल्टिक देश है। ठीक है, जो कुछ देशों का समूह है। ठीक है, यह आप बताइए। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को। 2 अक्टूबर 2023 की महात्मा गांधी की 154वीं जयंती थी। उन्हीं की जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया है? तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया। महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2023 में कहां पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया भैया? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया। वह 3D चिड़ियाघर है, तीनों डायमेंशन से आपको दिखेगा। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन गूगल कंपनी ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने आपको बताया था, उसका नाम है जेमिनी। बहुत महत्वपूर्ण है, वहां भी बताया था ऊपर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो। एक मिनट। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 को
संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेनिटा रिस्मयंती हैं, यह इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाली प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के किस बैंकों को शामिल किया गया है? अजय बंगा को, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, यह भी नोट करेगा, बहुत महत्वपूर्ण था। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो समीर शाह को। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पोई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे में अभी बातचीत हो चुका है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था गंगवंश के द्वारा। चलिए हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? चीन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। वह देश, चीन खुराफाती में भी आगे है और टेक्नोलॉजी में भी आगे है, यह भी ध्यान रखिएगा। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री, मतलब कि डेविड कैमरून आप सबको पता होगा कि यह जो है क्या थे, यह पहले क्या हुआ करते थे? डेविड कैमरून ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे ना, ब्रिटेन के। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि प्रधानमंत्री, मतलब राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, अब उनको क्या कर दिया गया है? विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, इसीलिए यहाँ पे चर्चा में आया। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? दक्षिण एशिया में यहाँ पर पानी की स्थिति बहुत खराब है। नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य, हमने ऊपर भी चर्चा किया था, कौन है? चिली। अभी तक 94 सदस्य थे, अब ये 95वां सदस्य हो गया है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस, हमने बताया था कि पेरिस सम्मेलन में 2015 में आया था, पेरिस शिखर सम्मेलन में 2015 में यह आया था। क्या? ISA, भारत और फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तुमने बताया गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन इस तरह का। इस बार देखो नया शब्द है रिच को। रिच का मतलब होता है सौंदर्य और आकर्षण। कह रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? उसका नाम है टेलर स्विफ्ट। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने, ठीक है, रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? चीन ने, यह भी चर्चा ऊपर हुआ था। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को विश्व के प्रथम स्थान पर रखा गया है? 76% वोट के साथ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध, जो प्रयोगशाला में मांस बनाया जा रहा है उसको नहीं खाएंगे, इटली ने बैन लगा दिया। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलेपन को, लोनलीनेस को। लोनलीनेस बहुत ही खराब चीज है, यह सीधा सीधा डिप्रेशन का जो है इंडिकेशन देता है। यूनाइटेड किंगडम ने दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है? सिकल सेल और थैलेसीमिया को, यह भी महत्वपूर्ण था। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति की जो है शपथ ली? यह भी ऊपर बातचीत हुआ था। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना में जो है शपथ लिया है, ठीक है। यह हमने आपको बताया कि इस्लाम विरोधी है। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट बना है? मिका। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब सोचो कि CEO अब आदमी को न नियुक्त करके रोबोट को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, इनको नियुक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से रोजगार तो कम हो ही जाएगा। तो आज से आप लोग चिल्लाना बंद कर दीजिए कि रोजगार दो, रोजगार दो। पुलिस रैम कंपनी डिक्टोटर ने मिका को CEO नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप में यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से अलग हो गया? यह भी बातचीत हुआ है, रूस। 1991 की यह संधि थी।
वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दिया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। कहां? प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने। बहुत बड़ी बात है, काफी ताकतवर लीडर यह भी हैं, शेख हसीना की पुत्री हैं। हाल ही में इंडियन मतलब सॉरी एयर इंडेक्स, जो क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स है आईक्यू एयर इंडेक्स है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली को। यह सुधर नहीं रहा है इसकी हवा, आबो हवा। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोपीय देश का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? स्पेन। ठीक है, यह यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है म्यूरा। जैसे आपने सुना होगा कि आपका स्पेस जो स्टेशन है आपका अमेरिका में, वहां पर भी निजी है, निजी क्षेत्र में है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी इनका भी पहला निजी स्पेस है। कौन? आपका म्यूरा, म्यूरा 1 के नाम से जो है शुरू किया गया है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पार्टी का आयोजन, ये सब पता हो गया है। युद्धग्रस्त किस देश ने राष्ट्रपति की दिसंबर 2023 में पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं या 8 से अधिक बच्चा पैदा करने का आह्वान दिया है? बताओ। रूस युद्ध करके एक तरफ युद्ध कर रहे हैं और अपने देश के वीर सिपाही और नागरिकों को कुर्बानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि वहां की महिलाएं 8 बच्चे को पैदा करे, जिससे कि देश की आबादी बढ़े और वहां के लोगों को सेना में शामिल करे और अगले युद्ध के लिए क्या करे? तैयार हो सके। ये ऐसी मानसिकता के लोग पड़े हुए। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू द्वारा दुनिया की सबसे महंगे शहरों की सूची में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की शहर है ज्यूरिख को शामिल किया गया है। फिर कह रहा है कि ईआईयू की सूची में सीरिया जो है दमिश्क की सबसे सस्ता शहर है। सीरिया में वैसे भी कौन जाना चाहेगा, आपको पता है कि कितना भयानक युद्ध है छिड़ा है। यूएई में दुबई में आयोजित कॉप 28 में 2023 में पहले 30 नवंबर को किस बहुप्रतिष्ठित फंड को आधिकारिक क्लाइमेट डैमेज फंड, ये हमने आपको ऊपर समझा दिया है अच्छे से। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन कारण हो रहे नुकसान में क्षतिपूर्ति मिलेगी। उसके बाद देखो थोड़ा सा और हमने बड़ा किया है, 1 मिनट रुक जाओ, क्या ये ज्यादा बेहतर है? चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष कहा है? तो 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा, बहुत महत्वपूर्ण है। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों के संगठन की सदस्यता दी? हमने आपको बताया कि भैया इसमें जो है याद करने का तरीका हमने बताया कि यूएई को याद कर लेना और उसके बाद सऊदी अरब को याद कर लेना, जो आपका सऊदी अरब को, ये अरब कंट्री वाले हैं, या मिडिल ईस्ट वाला एक ठो कौन सा था, ईरान को याद कर लेना। ठीक है, तो 3 इधर के हो गए और उसके बाद हमने बताया था कि एक कौन सा हो जाएगा आपका मिस्र, मिस्र और एक यहीं पर हो जाएगा इथियोपिया, इथियोपिया हमने बता दिया था। तो 5 तो ऐसे हो गए, ये 2 हो जाएंगे अफ्रीका कंट्री में, ये 3 हो जाएंगे मान लो एशियन वाले रीजन में आ जाएंगे, यह अरब में 2 आएगा और ये मिडिल एशिया में आ जाएगा। और एक लास्ट में कौन था? तो भैया लास्ट में बचिए आपका कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो हमने आपको बता ही दिया कि अर्जेंटीना आपका दक्षिण अमेरिका में। यहीं पे भी नया जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं, उसका भी नाम ऊपर आपने पढ़ा। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटिस वायरस की सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? एब्रिस्वो, यह याद कर लीजिएगा। अमेजन के जंगलों में वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कॉर्पोरेशन टीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहां पर हुई? वहीं पर हुई थी, बेलेम, ब्राजील में। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, रूस ने। सितंबर 2023 में पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है। कई बार पूछ लेता हाईकुई कहां पर आया था, तो ताइवान में आया था। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो लुइस बिले ने। यह कौन है? तो अमेरिका का एक शहर है लुइस बिले, उसको सनातन धर्म दिवस घोषित किया। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? सिंगापुर। कई बार पूछ लिया था, ध्यान रखना भारतीय मूल के हैं। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 में हिंदू विरासत माह मनाया गया? तो जॉर्जिया में। ठीक है, जॉर्जिया में। जॉर्जिया क्या है? यह जो है ये अमेरिका का एक राज्य है
वहीं पर हिंदू विरासत माह मनाया गया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। जापान ने कहा कि छोटे-छोटे कण प्लास्टिक के अब कहाँ आपके जल जो है बादलों में भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो जल में मिल रहे थे, आपके पर्यावरण में मिल रहे थे, अब बादल जो बन रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं। अब सोचो कितना घातक ये हो रहा है। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट यच सेकेंड ए लॉन्च किया है? जापान ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? यह ध्यान रखना, मैक्सिको ने। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया को प्रतिबंध लगा दिया है, फ्रांस ने। यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? उसका नाम है मरीन सैंड वॉच। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल जो है विकसित करने में सफलता पाई है, इजराइल। दिसंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वां G20 शिखर सम्मेलन के में किसी संगठन में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया? आपको पता है कि अब यह जो है G21 बन गया है। इसमें यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। भारत में जो आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीवीए की शुरुआत 9 सितंबर 2023 में हुई, भारत ही है। ठीक है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रश्नोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को, मतलब इससे खाने से थोड़ा क्या होगा, अवसाद कम होगा, जुर्जुए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 में निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया? मालदीव और श्रीलंका। महत्वपूर्ण है। भारत ने जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह उसी की बात कह रहा है कि इस बार वर्चुअल तरीके से हुआ है। किस देश को संगठन का नया सदस्य? तो ईरान को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ब्रिक्स में 6 अन्य देशों को शामिल किया गया है। उसकी अब कितनी संख्या हो गई? 11। और एससीओ में किसको शामिल किया गया? तो ईरान को। यह नोट करना, यह पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट करने का निश्चय लिया? अमेरिका, जो कि असंभव है, ऐसा करना संभव नहीं है। लिखित रूप से, आंकड़े रूप से जरूर आप कर दोगे, लेकिन कभी ऐसा अमेरिका नहीं कर सकता है, वो भी इस समय जो खतरा है उसको देखते हुए। चलिए, फिर कह रहा है कि जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं, बहुत बड़ा हो गया भाई, हाँ, जुलाई 2023 में, एक मिनट रुकिए, ठीक है, जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी की रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया? बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। ठीक है, स्वाड, सॉरी, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई? कानून वही वाला जो उधर आया था। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया था? उसका नाम है डोरा तूफान। 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान चीन में, ऊपर भी पड़े थे हम लोग। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो जितना हमने आपको बताया, यह संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो डिटेल थी, जो वन लाइनर थी, सब बेहतर तरीके से कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, कौन से महत्वपूर्ण नहीं थे, सब पर हम लोगों ने बेहतर तरीके से डिस्कशन किया। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और उसके बाद जो है, कुछ अगर आपके साथ समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। उस तकलीफ को अगले वीडियो में जरूर दूर कर दिया जाएगा। यह हमारे बारे में है, यह शुरू में भी बताया, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। नया है, थोड़ा प्रमोशन करना जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, यह टेलीग्राम चैनल है, यह टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसका PDF वहीं मिलेगा। यह वीडियो आपको 4 बजे मिलेगी। निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से देखेंगे। और पुराने 2 वीडियो और भी बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों पर हैं, उसको भी देख लीजिएगा। जल्द ही आपको आर्थिक और अन्य विषयों पर भी मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।